नमस्कार। तो आज हम ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही दिलचस्प किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर बात करने वाले हैं। ये किताब एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है, टैलेंट है, या फिर कुछ और? और लेखक का जवाब बहुत साफ है। वो कहते हैं कि सफलता का राज किसी रहस्यमयी चीज में नहीं, बल्कि एक ऐसे गुण में छिपा है जिसे हम सब जानते हैं, पर शायद उस पर अमल नहीं करते। और वो है आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, तो आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक गुण पर होगी, जिसे ट्रेसी सफलता की मास्टर की मतलब एक मुख्य चाबी कहते हैं। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि ये चाबी कैसे पर्सनल ग्रोथ, करियर, पैसे और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों और मन की शांति के ताले खोलती है। सही। किताब में एक कमाल की कहानी है, कोप मेयर नाम के एक व्यक्ति की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सफलता के 1000 सिद्धांत खोजे थे, और जब लेखक ने उनसे पूछा कि इन सब में सबसे जरूरी कौन सा है, तो उनका जवाब सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, और उनका जवाब ही इस पूरी किताब का सार है। कुपमेयर ने कहा, बाकी के जो 999 सिद्धांत हैं, वो आत्म अनुशासन के बिना काम नहीं करते, और इसके साथ लेकिन इसके साथ वो सभी काम करते हैं। तो आत्म अनुशासन वो धागा है जो सफलता के बाकी मोतियों को एक माला में पिरोता है। उसके बिना सब बिखरावा है। चलिए, तो फिर इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, इसे परत दर परत समझते हैं। लेखक क्यों कहते हैं कि इतना जरूरी है? इसकी नींव क्या है? मुझे लगता है हम इंसान शायद स्वाभाविक रूप से आसान रास्ता चुनना पसंद करते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक औसत जिंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दो सबसे बड़े दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं, और ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अच्छा। पहला है, जैसा आपने कहा, सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग। हमेशा वो रास्ता चुनना जिसमें सबसे कम मेहनत लगे, जो सबसे आसान हो। शॉर्टकट लेना। हाँ, शॉर्टकट। और दूसरा है सुविधा कारक। इसका मतलब है जो काम करने में मजेदार हो, तेज हो और आसान हो, उसे पहले करना, भले ही वो जरूरी हो या ना हो। और नतीजा ये होता है कि हम जरूरी लेकिन मुश्किल कामों को टालते रहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मानवीय स्वभाव नहीं है? मतलब हमारा दिमाग तो ऐसे ही बना है कि वो दर्द से बचे और खुशी की तरफ भागे। क्या लेखक इसे एक तरह की नैतिक विफलता के रूप में देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो इसे नैतिक विफलता नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव की कमी के रूप में देखते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आसान रास्ता चुनना बुरा है, बल्कि ये कि ये आपको वो नतीजे नहीं देगा जो आप असल में चाहते हैं। अच्छा। यहीं पर किताब की एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मिसाल आती है, मिठाई से पहले खाना। आत्म अनुशासन का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में जो सुख मिल रहा है, यानी मिठाई, उसे टालना। ताकि लॉन्ग टर्म में बड़ा इनाम मिल सके, जैसे अच्छा स्वास्थ्य। बिल्कुल। और इसके पीछे विज्ञान भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक 50 साल लंबा अध्ययन हुआ। उन्होंने पाया कि जो लोग जीवन में बहुत सफल हुए, उनमें एक गुण आम था: लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दूर की सोचने की क्षमता। हाँ, वो अपने आज के फैसले इस आधार पर लेते थे कि 5 या 10 साल बाद उनका जीवन कैसा दिखेगा। जबकि जो लोग सफल नहीं हुए, वो सिर्फ आज के सुख और आराम के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो सिद्धांत समझ में आ गया, लंबे समय के फायदे के लिए आज का सुख टालना। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अमूर्त लगता है। चलिए इसे जमीनी हकीकत पर लाते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी में ये अनुशासन दिखता कैसा है? शुरू कहाँ से करें? इसकी शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है, और वो है पूरी जिम्मेदारी लेना। लेखक का ध्यान इस पर नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस पर है कि आप क्या बनते हैं। हम्म। आत्म अनुशासन आपको एक बेहतर, एक मजबूत इंसान बनाता है। और ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। इसमें लेखक अपनी कहानी भी बताते हैं, है ना, कि कैसे 21 साल की उम्र में वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे थे कड़ाके की ठंड में, और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी की हालत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। सही। कि जब तक वो नहीं बदलेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। और वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। लेखक नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र देते हैं: मैं जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जैसे ही आप किसी और को या हालात को दोष देना बंद कर देते हैं, आपका गुस्सा, आपकी निराशा, वो जादुई रूप से गायब हो जाती है। आप एक मानसिक बच्चे से मानसिक वयस्क बन जाते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है। कुछ हालात तो वाकई में किसी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे कोई बीमारी या आर्थिक मंदी।
क्या हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं कहना एक तरह के आत्मदोष को जन्म नहीं दे सकता? ये बहुत जरूरी बारीकी है। लेखक का मतलब ये नहीं है कि आप हर घटना के लिए जिम्मेदार हैं। आपका कंट्रोल इस पर नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, सही। लेकिन आपका कंट्रोल इस पर है कि आप छाता लेकर निकलें या नहीं। मैं जिम्मेदार हूं का मतलब है मैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हूं। आप घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हैं, और आपकी सारी शक्ति वहीं है। समझ गया। तो एक बार जब आप जिम्मेदारी का स्टीयरिंग व्हील हाथ में ले लेते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाड़ी ले कहाँ जानी है, मतलब लक्ष्य। बिल्कुल, बिना लक्ष्य के आत्म अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आप बहुत अनुशासन से एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जो कहीं जा ही नहीं रही। किताब में लक्ष्य तय करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 कदमों की प्रक्रिया है। पहला है, तय करें कि आप असल में चाहते क्या हैं, और एकदम साफ साफ। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं इस तारीख तक इतनी नेटवर्थ चाहता हूं। एकदम। दूसरा, उसे लिखें। लेखक कहते हैं कि बिना लिखा हुआ लक्ष्य सिर्फ एक धुआं है, एक इच्छा। लिखने से वो ठोस बन जाता है। तीसरा, एक समय सीमा, एक डेडलाइन। हाँ। चौथा, उन सभी बाधाओं की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको पार करना होगा। पांचवा, उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनका सहयोग आपको चाहिए होगा। और छठा है एक एक्शन प्लान बनाना। सही। और सातवां, जो शायद सबसे जरूरी है, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ न कुछ करें। ये जो 7वां कदम है, हर दिन कुछ न कुछ करें, ये सुनने में सबसे आसान लगता है पर शायद करने में सबसे मुश्किल है। यहीं पर तो ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, और उनका जवाब फिर से अनुशासन पर आता है। वो कहते हैं कि प्रेरणा पर भरोसा मत करो, प्रेरणा तो आती जाती रहती है। अनुशासन पर भरोसा करो। अनुशासन कहता है तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम थके हो या नहीं, तुम्हें ये काम करना है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक होमिंग पिजन की तरह है, लक्ष्य तक पहुंचने वाला कबूतर। हाँ, अगर आप उसे साफ साफ बता दें कि मंजिल कहाँ है, तो वो रास्ता खोज ही लेगा, लेकिन आपको हर दिन उस कबूतर को उड़ाना पड़ेगा। जब मैं जिम्मेदारी और लक्ष्य की बात सोचता हूं तो मेरा दिमाग तुरंत मेरे कान पर चला जाता है। ऑफिस में 100 चीजें एक साथ चल रही होती हैं। इस माहौल में आत्मानुशासन का मतलब क्या है? क्या बस ज्यादा घंटे काम करना? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेखक के अनुसार काम में आत्मा अनुशासन का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत करना है, और इसका आधार है 80-20 नियम। पैरेटो सिद्धांत, कि आपके 20% काम आपके 80% नतीजे देते हैं। एकदम सही। और बाकी 80% काम सिर्फ 20% नतीजे देते हैं। तो अनुशासन इस बात में है कि उन महत्वपूर्ण 20% कामों को पहचाना जाए और पहले किया जाए। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपना दिन उन 80% छोटे-मोटे आसान कामों में बिता देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनसे तुरंत संतुष्टि मिलती है, चेकलिस्ट पर टिक लग जाता है, जबकि वो 20% काम जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो अक्सर मुश्किल होते हैं और हम उन्हें टालते रहते हैं। इसके लिए किताब में एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। अपने सारे कामों की लिस्ट बनाओ और खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, अगर मैं पूरे दिन में सिर्फ एक काम कर सकता तो वो कौन सा होता जो सबसे ज्यादा वैल्यू देता? फिर दूसरा सवाल, अगर मैं 2 काम कर सकता तो दूसरा कौन सा होता? और तीसरा, और अगर 3 तो तीसरा कौन सा होता? लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए उनके 90% नतीजे इन्हीं 3 कामों से आते हैं। अनुशासन का मतलब है सुबह सबसे पहले इन कामों में से एक को शुरू करना और बाकी सब कुछ, ईमेल, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, इनको बाद के लिए रखना। ये पहले खुद को भुगतान करने वाले सिद्धांत जैसा है, लेकिन काम के संदर्भ में। और मुझे लगता है यही अनुशासन पैसे के मामले में भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। लेखक बहुत सख्ती से कहते हैं कि ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का असली कारण कम कमाई नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन की कमी है। वो पैसे के प्रति हमारे व्यवहार को बचपन की कैंडी खाने की आदत से जोड़ते हैं कि जैसे ही पैसा मिला उसे तुरंत खर्च करने की इच्छा होती है। हाँ, तत्काल खुशी के लिए हम बचत करने के दर्द से बचना चाहते हैं और खर्च करने का सुख पाना चाहते हैं। और इसका समाधान है अपने दिमाग को रीवायर करना, मतलब खर्च करने की बजाय बचत करने में खुशी महसूस करना। इसके लिए किताब में 2 सिद्धांत हैं। पहला तो है पहले खुद को भुगतान करें। हाँ, मतलब जैसे ही आपको सैलरी मिले उसका 10% या 15% हिस्सा तुरंत एक अलग बचत या निवेश खाते में डाल दें। इसे एक और बिल की तरह समझें। ये आपका सबसे जरूरी बिल है। और दूसरा सिद्धांत जो मुझे और भी ज्यादा शक्तिशाली लगा वो है वेद सिद्धांत। ये सिद्धांत तो
वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। ये कहता है कि जब भी आपकी इनकम बढ़े, मान लीजिए आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़ गई, तो उस बढ़ोतरी का कम से कम 50% यानी 5,000 रुपए सीधे अपनी बचत में डाल दें। और बाकी के 50% से अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करें। हाँ, ये उस जाल को तोड़ता है जिसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। खर्चे हमेशा आय के बराबर बढ़ने के लिए होते हैं। सही। जैसे ही आमदनी बढ़ती है, लोग बड़ा घर, महंगी कार ले लेते हैं और फिर से वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू हुए थे। ये वेज सिद्धांत उस चक्र को तोड़ता है और यही आत्मानुशासन है। तो अब तक हमने देखा कि ये मास्टर की व्यक्तिगत विकास, करियर और फाइनेंसेस के ताले कैसे खोलती है। लेकिन किताब यहीं नहीं रुकती। लेखक इसे खुशी और रिश्तों से भी जोड़ते हैं, जो मुझे लगता है कि इस किताब का दिल है। बिल्कुल। लेखक नियंत्रण के नियम का जिक्र करते हैं। ये नियम कहता है आप उतना ही खुश महसूस करते हैं जितना आपको लगता है कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में है। और आत्मानुशासन आपको वो नियंत्रण देता है। हाँ, जब आप अपने लक्ष्यों, अपने समय, अपने पैसे पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशी अपने आप बढ़ जाती है। तो आत्मानुशासन सजा नहीं, बल्कि आजादी का रास्ता है। और रिश्तों के बारे में क्या? खासकर शादी जैसे करीबी रिश्तों में अनुशासन का क्या काम? रिश्तों में लेखक सुनने के अनुशासन पर बहुत जोर देती हैं। आज की दुनिया में किसी को अपना पूरा ध्यान देना शायद सबसे बड़ा तोहफा है। वो कहती हैं कि जब आपका साथी बात कर रहा हो तो टीवी बंद कर दें, फोन साइड में रख दें और सिर्फ सुने। बिना टोके, बिना सलाह दिए। हाँ, सिर्फ समझने के लिए सुने। ये सुनने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल। हम हमेशा अपनी बात कहने के लिए उतावले रहते हैं। इसीलिए तो ये एक अनुशासन है और इसे बेहतर बनाने के लिए लेखक 4 सवाल सुझाते हैं जो आपको नियमित रूप से अपने साथी से पूछने चाहिए। पहला, ऐसा क्या है जो मैं कर रहा हूं और आप चाहते हैं कि मैं और करूं? दूसरा, ऐसा क्या है जो मैं कर रहा हूं और आप चाहते हैं कि मैं कम करूं? तीसरा, ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि मैं करना शुरू करूं? और चौथा, ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से करना बंद कर दूं? इन सवालों के जवाब सुनना और फिर उन पर अमल करने का अनुशासन रखना, ये किसी भी रिश्ते को बदल सकता है। आत्म अनुशासन, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? अनुशासन और शांति। हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए भी ये कनेक्शन समझना थोड़ा मुश्किल था। अनुशासन का मतलब है करना, जबकि शांति का मतलब है होना। यहाँ अनुशासन का मतलब है चीजों को जाने देने का अनुशासन। लेखक कहते हैं कि हमारे ज्यादातर दुख का कारण लगाव है, चीजों से, विचारों से और खासकर सही होने की जरूरत से। मन की शांति के लिए हमें 3 चीजों को छोड़ने का अनुशासन सीखना होगा। हर बहस में सही साबित होने की जरूरत, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और पुरानी नाराजगी को पकड़े रहने की आदत। इसी संदर्भ में किताब में माफी को एक स्वार्थी कार्य के रूप में बताया गया है, जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। हाँ, क्योंकि हम तो यही सीखते हैं कि माफ करना एक महान काम है, और ये है भी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा माफ करने वाले को होता है। लेखक कहते हैं कि आप दूसरों को इसलिए माफ नहीं करते कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि आप भावनात्मक रूप से मुक्त हो सकें। बिल्कुल। नाराजगी का बोझ ढोना वैसा ही है जैसे आप गर्म कोयला हाथ में पकड़कर दूसरे पर फेंकने का इंतजार कर रहे हो। जलते तो आप ही हैं। तो मन की शांति के लिए सबसे बड़ा अनुशासन है माफ करना और आगे बढ़ना। सही। लेखक फॉरगिवनेस कर्व का विचार प्रस्तुत करते हैं। जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो जल्दी माफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा नाराजगी में बर्बाद नहीं करते। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ब्रायन ट्रेसी की किताब के अनुसार आत्म अनुशासन खुद को सजा देने के बारे में नहीं है। ये आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और दूर की सोच के बारे में है। ये वो मास्टर की है जो आपको उन कामों को करने की शक्ति देती है जो जरूरी है, भले ही वे मुश्किल हों, ताकि आप वो जीवन जी सकें जो आप सच में जीना चाहते हैं। अंत में किताब में एक पुरानी भारतीय कहानी का जिक्र है जो इस पूरी चर्चा का सार है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे अंदर हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। ये 2 भेड़ियों के बीच की लड़ाई है। एक भेड़िया काला है, वो गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और आलस का प्रतीक है। दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, करुणा और अनुशासन का प्रतीक है। एक सुनने वाले ने पूछा, और कौन सा भेड़िया जीतता है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जिसे मैं खिलाता हूं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम हर दिन अपने हर चुनाव से किस भेड़िए को खिला रहे हैं, तत्काल सुख वाले को या लंबे समय तक चलने वाले अनुशासन वाले को। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई
तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।